तो चलिए दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बात करते हैं कि इस चैनल पर जब आए हो तो पूरा जीके इस बार कंप्लीट आपका हो जाएगा, वो भी लूसेंट का है ये। और बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी की ज़बरदस्त चल रही है पढ़ाई, आप इसे ज़रूर देखेंगे। और आजकल लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आने वाली है, तो इसीलिए लाइब्रेरी की खूब चलिए। बुक इसमें आपका एक यूथ कॉम्पिटिशन का आता है, और दूसरा आपका रहा है अशोक किशोर कुमार का रहा है, ठीक है, अशोक नहीं किशोर। तो उसका बुक कंप्लीट करवाया जा रहा है, आप जरूर देखेंगे। चलो, तो ये जीके से भी सवाल आते हैं, तो क्यों ना जीके को भी शुरू करते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ मध्यकालीन भारत है, ठीक है। कि सवाल के अनुसार शुरू कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन के अनुसार, सिलेबस के अनुसार कि किससे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हिस्ट्री फिर पॉलिटी आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है आपका ज्योग्राफी सब रहने वाला है। फिर उसके ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी 10 ही मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपको 10 में 10 लाना ज़रूरी है। और ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट जो रहेगा हम बता देंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण से शुरू। तो अरब आक्रमण कर रहे, तो सबसे पहले अरब आक्रमण करने वाला का नाम था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और वही बात करेंगे, ये पहला सफल आक्रमण हुआ था जो 712 ईस्वी में किया था, सिंध पर किया था। और जब सिंध पर इसने आक्रमण किया था, अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, उस समय वहाँ का शासन कर रहा था दाहिर, नाम था सिंध पर, मतलब भारत में आक्रमण हुआ था तो भारत पहले सिंध में था, तो दाहिर था नाम। अब बात करना है कि और ये अरब आक्रमण जो था आक्रमणकारी, उसका काम था कि भारत में ज़्यादातर धन को लूटना है और इस्लाम धर्म को अपना प्रचार करना है कि मेरा धर्म फैले। अब कुछ है, इसका काम नहीं था, ऐसे ज़्यादा नहीं है इसमें, बस आपको 712 है, मोहम्मद बिन कासिम याद करना है। लोग ज़्यादातर मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद ये सब गजनी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अरब से आपका हो गया मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अब महमूद गजनी में आते हैं। तो महमूद गजनी की यहाँ बात करें, ये तुर्क का रहने वाला था, ये तुर्क सरदार है, ठीक है, तुर्क आक्रमणकारी है, बोल सकते हैं इसको। तो तुर्क का आपका हो जाएगा महमूद गजनी। और ये आपका हो जाएगा अरब का हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। अब महमूद गजनी की बात करें, तो ये बात करें, सबसे पहले बात शुरुआत होती है इसके अल्पतगिन से। अल्पतगिन एक तुर्क सरदार था, गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगिन जो है उसका गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगिन था, ठीक है। सुबुक्तगिन याद रखना। अल्पतगिन का दामाद कौन था? दामाद पहले गुलाम जो हो गया वो सुबुक्तगिन था। महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनी जो है सुबुक्तगिन का पुत्र था। आपको समझ में आ गया ना? अलब्तगिन, फिर आ गया आपका हो गया सुबुक्तगिन, और फिर उसके बाद हो गया महमूद गजनी। तो यहाँ तक रोल इसका रहा। तो फिर अपने पिता के काल में गजनी उस समय खुरासन का शासक था। अब महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में जो है 997 पे गद्दी पर बैठ गया था। मतलब 97 वर्ष में, 27 वर्ष में इसको जॉब लग गई थी। 997 में अब राजा बनने के लायक हो गया था ये। तो काम क्या क्या इसके बारे में जानना है अब, क्योंकि हम महमूद गजनी अब शुरू हो ही गया है, गजनी तो क्यों ना शुरू करें। तो यहाँ नाम गजनी है, इसका मतलब कि भूल जाता, कुछ भूलता उल्टा नहीं है, गजनी मूवी याद मत कर लीजिएगा। तो बगदाद का एक खलीफा अल दाहिर बिल्ला है, जो महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे इनको जो है उपाधि दी थी, यमीन उद दौला की और यमीन उल मिलाह की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो पूछ देता है कि ये कि महमूद गजनी की उपाधि मिली थी यमीन उद दौला और यमीन उल मिला। तो कौन इसको उपाधि दिए थे, कौन दिए थे? तो ये आपको होना चाहिए अल आदिर बिल्लाह जो यहाँ दिए थे। अब महमूद गजनी भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण करता है, 1001 से लेके आपका 27 तक यहाँ इसका जो आक्रमण चलते रहता है। तो टोटल यहाँ 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार में सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो हो गया मेन मुख्य आप बोल सकते हो, ये सोमनाथ का मंदिर का लूटना 1024 में। ये ज़्यादा इसका जो है चर्चित आक्रमण रहा, बोल सकते हो इम्पोर्टेंट रहा है। और इसमें क्या है, इसने इस मंदिर को तो लूटा है और साथ में 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिल वारा के शासक ने महमूद ने आक्रमण किया था, ये सब लड़ाई हो गया था। उसके बाद फिर जाटों ने आक्रमण कर दिया था, और जाटों के साथ ही लड़ाई होता है। उसी के बाद 1027 में फिर मृत्यु हो जाती है महमूद गजनी की, ठीक है। 1030 में मृत्यु होती है, सॉरी 1027 उसकी अंतिम लड़ाई रहती है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अलबरूनी। अब कौन कौन आया है आपका महमूद गजनी के समय, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि महमूद गजनी गजनी शुरुआत करते हैं, शायद आप भूल जाओगे। तो आया कौन है, ये आपसे सवाल ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये जरूरी रहेगा आपको। और बीच में वाला लड़ाई में तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। 17 वाला लड़ाई हुआ इम्पोर्टेंट, 1024 का लड़ाई रहा, बस अब कुछ नहीं करना। मृत्यु अंतिम लड़ाई 27 हुआ और 30 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और आए कौन कौन, तो अलबरूनी है, उससे अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी, फारूकी, ये 4 गो नाम आपको रखना है जो वो महमूद गजनी के शासनकाल में आए थे। ठीक। और जब इसको भूलने का आपको मन करे तो बस भूलने ते समय आपको क्या करना है, चारों का नाम फिर से एक बार ले लेना है, फिर भूल जाना है। फिर ऐसे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं कभी। क्या क्या नाम हो गया, अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूकी यहाँ आए थे महमूद गजनी के समय। अब ये बात अब करते हैं नेक्स्ट, यहाँ मोहम्मद गौरी। गजनी भी ख़त्म, आपका मोहम्मद बिन कासिम भी आपका ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा सवाल इससे आएगा नहीं, 4-5 है, याद करना है बस, ज़्यादा नहीं, टेंशन लेना नहीं है। तो याद करने से पहले क्या बोले थे आपको, याद कर लेना कौन कौन आए थे। अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था और उतवी और फरूकी यहाँ आए थे। तो बात मोहम्मद गौरी की करते हैं। मोहम्मद गौरी से आपका लड़ाई सब स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपके लिए शायद अब भूलना आप शुरू कर दें आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहीं से आपका भारत का जो है आपका मॉडर्न मतलब आपका जो है ये मध्यकालीन शुरुआत कर देंगे। सब छोटे में था, हो गया, दोनों का काम निपटा दिए। अब है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की बात करें, यहाँ सबसे पहले एक गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, आप जान जाएंगे। महमूद गजनी जो पहले था उससे में एक गौर राज्य था, छोटा सा था, ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल छोटा सा। और 1177 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बनता है। बात यहाँ नहीं कि गौर का शासक बनता है, बात है कि इसका पूरा नाम क्या है मोहम्मद गौरी का। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यहाँ पूरा नाम है। ठीक है। तो 1173 में तो गौर का शासक बना, कोई वैल्यू नहीं। इसने भारत पर पहला आक्रमण यहाँ से शुरू कर देता है 1175 में। तो यहाँ से इसका जो है इज्जत बढ़ने लगा, भारत पर आक्रमण, वाह क्या बात है, क्या बात है। तो पहला आक्रमण होता है 1175 में, करता है मुल्तान के विरुद्ध कर देता है। तो इससे पहले बताना है कि सिंध पर आक्रमण सबसे पहले कौन करता है। वही बात करें कि मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण भी भारत में अब शुरू किया। ये पाटन गुजरात में होता है 1178 में, 3 साल के बाद। यहाँ का शासक भीम द्वितीय रहता है, जो गौरी को बुरी तरह से धरास पास कर देता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आई तो आप बताते हैं क्या है कहानी। बात की कहानी है कि 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, पूरा नाम कभी कभी ले लेने से क्या होता है ना, क्या याद हो जाता है। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जी 1173 में गौर का शासक बनते हैं। और बनने के बाद फिर उनके मन में जो है ना 2 साल बाद ख्याल आता है कि अब चलो भारत पर आक्रमण करें। तो क्या होता है कि 1175 में आक्रमण करना शुरू कर देता है, पगला जाता है भारत पे, मुल्तान पे स्टार्ट कर दिया। तो मुल्तान पे सबसे पहला आक्रमण रहता है मोहम्मद गौरी का। उसके बाद मुल्तान जीतने के बाद खुशी में और पगला जाता है। 3 साल बाद फिर 1178 में उसने पाटन गुजरात में है, तो वहाँ आक्रमण कर देता है, दूसरा आक्रमण। लेकिन वहाँ उसका पाला पड़ जाता है भीम द्वितीय से, जो उसको ध्रास परास्त कर देता है पूरी तरह से। ये बेचारे यहाँ पर हार मान जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हार गया तो क्या हुआ, फिर इसने 1191 में फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, तराइन का प्रथम युद्ध। कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा देर आराम किया, बुढ़ाओ को मरने दिया। 1191 में यहाँ स्टार्ट हो गया तराइन का युद्ध, जिसमें कि गौरी मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान के बीच यहाँ लड़ाई हो गया, जिसमें कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान भी इसको हरा देता है। लेकिन हार मानने वाला ये था नहीं, फिर दूसरा युद्ध लड़ता है 1 साल बाद 1192 में, गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही के बीच होता है। लेकिन इसमें सफल हो जाता है। एक बार फेल होने से क्या हो गया, बार बार सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से जीत हो गई इसका, तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर 2 साल बाद 94 में लड़ाई होता है, चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच। तो इसमें भी गौरी ही जीत जाता है। चलिए बात करते हैं मोहम्मद गौरी की, फिर से लड़ाई के साथ कहानी को शुरू करते हैं। अब यहाँ बात करना है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु की बात कर लें। अब ज़्यादा लड़ लिया था, तो यहाँ लड़ते लड़ते फिर 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण क्या है, मोहम्मद गौरी जब भारत में जीत कर वह अपन शासन ये सब करने के बाद गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी जब लौट रहा था, तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। गलत जवाब दे दिली। तो बेचारा की मृत्यु 1206 में तो हो जाता है। बात ये बीमारी उमारी इसका जो रहता है, गद्दी बैठना शुरू होता है। तो गद्दी बैठने से पहले ही है, दिल्ली में जब गद्दी पर बैठ रहा था तो मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ जो है गुलाम वंश का शासन हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
जो है फिर शासन कर लेता है, क्योंकि बैठना था किसी और को, बैठ गया कोई और। तो कोई बात नहीं, गुलाम वंश यहाँ से क्यों शुरू हो गया इसके बारे में जानते हैं। तो बात है कि आपको पहले बता दिए थे कि दामाद और गुलाम ये शुरू में आपको हम बताए थे। तो बस अब यहाँ गुलाम वंश इसी में होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का एक गुलाम था, तो इसलिए गुलाम वंश यहाँ ये हो गया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करता है। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना वंश बना लिया। अब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है राजधानी मन किया उसको लाहौर बनाने का, तो लाहौर बना लिया। तो टेंशन वाली बात नहीं थी कि पाकिस्तान की चला गया, पहले सब एक था। तो लाहौर यहाँ उसने अपनी राजधानी बना ली। फिर कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, लेकिन पूरा किसी और ने किया था। कौन किया सब बताएंगे आपको। कुतुब मीनार में आपका इल्तुतमिश से लेकर फिरोज शाह तुगलक की कहानी जोड़ते हैं, टेंशन लेना नहीं है। तो क्या क्या इसने बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जानते हैं। तो पहला, तो इसने सबसे पहले कुतुब मीनार के लिए शुरू कर दी थी, लेकिन हो नहीं पाया, जिसके कारण इसने सोचा कि और कुछ न कुछ जल्दी जल्दी बनाकर भागते हैं। तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया, मस्जिद के निर्माण किया था, और वही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी इसने निर्माण किया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में पड़ता है और 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में पड़ता है। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा नाम के ऊपर आपको पता नहीं होगा तो बता देते हैं कि खुशी वाली बात नहीं है कि बहुत सारे मिस्त्री बुलाया होगा बना दिया होगा, ऐसा बात नहीं है। पहले से ही वो कीले उले थे, बस उसी को तोड़ उड़ कर बना दिया गया था, ऐसा, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। कुतुबुद्दीन की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, इसीलिए इसको बोला गया है। तो ऐसा नहीं कि पहले सब लड़ाई करने वाले खराबी हों, लाखों का दान देता था। प्राचीन में एक नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। तो यहाँ किया कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया, तो उसका एक सेनानायक था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी का भी आगे किरदार है, बताएंगे। तो यहाँ बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर देता है। जो बिहार से हैं तो बता दें कि अब नालंदा बन चुका है, ध्वस्त तो हुआ था, बीत गई जो बात गई, तो अब बन चुका है। जाकर घूमिए फिरिए, और क्या खेल हो चुका है महिला एशिया कप, जिसमें महिला जीत गई है मैच को। फिर ऐबक की मृत्यु 1210 में हो जाता है। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर यहाँ मृत्यु हो गई। लाहौर में ही उसको दफना दिया जाता है। और वही बात करें, ऐबक का उत्तराधिकारी फिर उसके बाद आराम शाह बनता है, सिर्फ 8 महीने के लिए बनता है, ज़्यादा ये सब नाम नहीं है। जिसका जिसका नाम है आपको बताएंगे, जिसके इसका इल्तुतमिश का बड़ा नाम होना चाहिए। इल्तुतमिश से फिर इसमें आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश बन जाता है 1211 में। तो फिर इल्तुतमिश यहाँ आकर बैठ जाता है 1211 ईस्वी में, ठीक है, गद्दी पर आकर बैठ गया, देखा कि खाली है तो बैठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के बाद क्या करते हैं, तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। तो ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली बना देता है इसको, फिर दिल्ली में इसको मन लगता है, इसीलिए इसने दिल्ली राजधानी बना दी लाहौर को छोड़कर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि किसने लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित किया राजधानी, तो ये किए थे आपके इल्तुतमिश। तो बात यहाँ सबसे पहले इल्तुतमिश की करें तो इससे पहले आपको बताया था कि कुतुब मीनार का काम हो रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक करवा रहे थे, लेकिन पूरा काम होता नहीं है। तो इसमें आधा किरदार इल्तुतमिश का भी रहता है, और आधा क्या पूरा ही काम रहता है। कुतुब मीनार का निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहले बात करें, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाए थे इल्तुतमिश, चांदी का टंका, तांबा का जित्तल, इक्ता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों को संगठन बनाया जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया। तो बात हम फिरोज शाह तुगलक की बात किए थे आपको शुरुआत में। तो इसमें क्या रहता है कि जब ये 4-5 तल्ले हैं, तो एक लास्ट वाला जो होता है ना, वो बिजली के कारण टूट जाता है, गिर जाता है, तो वो फिरोज शाह तुगलक का निर्माण करवाता है बस। लेकिन ज़्यादा काम यहाँ इल्तुतमिश ही पूरा करवाया था कुतुब मीनार का। बात है इल्तुतमिश का पहला शासक था, वो 1229 ईस्वी में बगदाद की खलीफा के सुल्तान की पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की फिर मृत्यु 1236 में हो जाती है, और इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये सब अयोग्य शासक था, काम करने लायक नहीं था, तो वो सब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं था, बन नहीं पाया। फिर ये बात करें कि शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया और रजिया को सिंहासन पर बैठा देता है। तो इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका जो है महिला रहती है, और जो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है।
स्टेटिक्स में इसको जोड़ दिया गया है प्रथम में। जिसने कि शासन के बागडोर इसने संभाल ली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह धोगा एवं कुल्ला टोपी हो गया, धोगा काबा का पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। मतलब भूल गई कि हम महिला भी थे, एकदम आराम से पुरुषों की तरह वेशभूषा अपना कर ली थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। किसको किया था? अमीर याकुर जमालुद्दीन याकूत को किया था। और गैर तुर्की को सलामत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर मोहिउद्दीन बहराम शाह को फिर बैठा देता है। तो मतलब यहाँ बात रजिया की बात करें, उससे पहले रुकुमुद्दीन फिरोज था, मज़ा नहीं आया, वह योग्य शासक था। उसके बाद फिर रजिया बन गया और रजिया के बाद तुरंत फिर अंग्रेज जो है उसको हटाकर बहराम शाह को बैठा देता है। रजिया की सालती अल्तुनिया के साथ हो जाती है और इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। ये जी अपना काम नहीं कर पाए और रजिया की हत्या फिर करवा दी जाती है 13 अक्टूबर 1240 को डाकू के द्वारा कैथल के पास इसकी हत्या हो जाती है। और बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई 1242 ईस्वी को। 2 साल का ही अंतर रहा, दोनों की मृत्यु 2 साल बाद हो जाती है। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 1242 में ही। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान ये बना देते हैं। कौन? बलबन बना देता है अपने दामाद को। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीखकर अपना जीवन यापन ये सब करता था, सिंपल जीवन जीता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ करवाए थे, तो काम अच्छा हो नहीं रहा था। तो बलबन का वास्तविक नाम बताते हैं। तो बलबन यहाँ जो है उसका वास्तविक नाम कभी कभी पूछ लेता है, रियल नाम है बहाउद्दीन था। ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। तो तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। बलबन ने 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत को जो है बलबन ने ही की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया।